Okay, good. Yes, Anurag, Himani. सर कैसी अच्छी तबीयत चल है? रही है। Okay. What about you, Himani? अच्छी चल रही है Good, सर। good. आप लोगों के प्री बोर्ड कब से हैं? कुछ पता लगा? कुछ अनाउंसमेंट है आज स्कूल? यस नहीं सर, सर, मेरा आ गया सर, डेट आ गई। अच्छा, कब है शायद? सर 1 मिनट देख के बता रहा हूँ। बाकी हाफ ईयरली का आप लोगों का रिजल्ट आया? यस सर। Okay, साहिल का आ गया। बाकी बच्चों का, हिमानी एंड अनुराग और बच्चे? सर मेरा इस सैटरडे आएगा। Okay, सर yes, मेरे साहिल, प्री बोर्ड 1 मेरा सर 10th दिसंबर से है। 10th of this. Okay, यस सर। हाँ सर, क्या आप पूछ रहे थे कुछ क्या? हाफ ईयरली का रिजल्ट आ गया? हाँ सर। मार्क्स सब में अच्छे हैं ना? हाँ सर, 97.6% टोटल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बाकी बच्चों का बताओ, कोई सर मेरा अपडेट? सैटरडे को आएगा। आपका सैटरडे को आएगा। हिमानी का पता नहीं है अभी। हिमानी को, हिमानी? सर अभी सेकंड पार्ट हुआ है हाफ ईयरली का, वो 2 पार्ट में डिवाइड करा था, तो 19 अच्छा, को वो सबमिट होगा, उसके बाद आएगा रिजल्ट। ओके। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन सोशल। ठीक है, क्या नाम है इस चैप्टर का? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ। रिसोर्सेज। और दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। सीबीएसई में आई थिंक ये नहीं आ रहा है ना? आप लोगों के टीचर ने नहीं कराया होगा, कराया है? ये सर नहीं नहीं सर, करवाया सर। यस, so that's right. See, because this year it has not been covered up by CBSE, but yes, NTSC में आप जानते हो well defined कोई सब syllabus है नहीं. They can ask question from here as well. Okay, so let's start this chapter. Okay, and I think you must have studied about this in your previous classes. And you must be knowing the concept of flora and fauna, the role of forest in our life, the role of wildlife, है ना, एक्सेट्रा। आप सब इन सब चीजों से अवेयर हो? रोल ऑफ एनवायरमेंट, यस सर। हाउ दिस इकोसिस्टम रन, हाउ देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस, है ना? पढ़ा है ये सब आप सभी ने? यस सर। ओनली वन स्टूडेंट इज कंटिन्यूअसली सर एक बार रिपीट यस सर। कर देना, आपने क्या बोला सर? वो नेटवर्क मेरे को कुछ सुनाई नहीं मैंने दिया। मैंने ये कहा है कि आप लोगों ने अपने अर्लियर क्लासेस में फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ा होगा, इकोसिस्टम के यस बारे सर। में, एनवायरमेंट के यस बारे सर। में, है ना? तो ये सारी चीजें तो आप लोग जानते हैं। तो समवेयर वी विल डिस्कस ओनली दिस थिंग। We will discuss forest, we will discuss wildlife, how forest and wildlife plays a vital role in our life. In class 9th as well, you have studied for natural vegetation and wildlife, है ना? So natural vegetation, wildlife, you already know, you already studied. So you will find a little bit extra thing over here, okay, from that. Okay, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में थोड़ा बहुत क्या है यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस में आप देखोगे कि वी विल डिस्कस व्हाट अबाउट forest. We will discuss some important plants, okay, their role in our life. Then we will discuss about red data book, vulnerable number of species in terms of wildlife we will discuss. ठीक है, फिर वाइल्ड लाइफ का रोल क्या है हमारे लाइफ में, वाई वी आर सो कंसर्न अबाउट वाइल्ड लाइफ, हमें वाइल्ड लाइफ को क्यों जो है कि प्रोटेक्ट करना है ना? फॉरेस्ट को क्यों प्रोटेक्ट करना है? व्हाट सॉर्ट ऑफ रोल द ओवरऑल एनवायरनमेंट हैज ऑन आवर लाइफ? So I think this basic things are clear. I mean, basic, the foundation of these things are clear to you, है ना? सभी को क्लियर है फाउंडेशन इसका बेसिक? यस सर। तो चलिए, आप में से कौन मुझे बताना चाहेगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ बेनिफिट डू वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट? हु विल एक्सपेक्ट? Sir, forest gives us various products such यस, as
wood for making various furnitures, medicines, medicinal plants. Uh, the trees in forests maintain the concentration of gases in the air. Okay. Okay, Sahil, I will like to interrupt you. Give me 1 second. Okay, I'll be back. Okay, sir. Yes. Am I audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Continue, Sahil. What you were saying. Forest. Yes, sir. So, sir, forests give us numerous things, including wood, medicinal plants. They may and give out essential gases for life, such as oxygen Mhm. and various other things, sir. ऐसे हैं तो. So why we notice that this forest area is decreasing day by day. Forest area is decreasing day by day. What are the reason behind it? Why this? What is the main concern? What is the reason? Yeah, Sir, you can say rising not. population is the main reason behind cutting deforestation for incorporating new houses and incorporating that increasing population. We are building more and more houses and clearing of the forest land. Okay, we are building more and more houses. Okay, so there are several factors that are affecting our forest or overall environment. Okay, so let's have a look. Forest, forest and wildlife, flora and fauna plays a vital role in our life. Plays an indispensable part in our life. We cannot ignore all these things. We are totally dependent. Our livelihood is dependent on all these things. Okay, अगर हम लोग इसको ignore कर देंगे, then life on earth will become difficult, will become impossible. Let me tell in this way. So forest and wildlife को preserve करना है. Earlier people were not aware of this, particularly Western people. Western people used to take it very lightly. They used to think that forest and wildlife is of no use. They are worthless. We should cut down forest areas. We should cut down trees. We should kill wildlife. They are primitive, backward, sign of savage. है ना? So now after means when they saw that the climate change phenomena like climate change is happening, environmental protection is the need of the hour, then they realize, okay, now this has become important. Now we have to reserve, we have to conserve this, otherwise our livelihood, our basic existence will be in danger. पहले तो बहुत एक्सप्लॉइट किया, फिर बाद में रियलाइज हुआ ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, इस एक्सप्लॉइटेशन को अगर नहीं रोका गया तो हमारी लाइवलीहुड भी क्या हो जाएगी, डेंजर में हो जाएगी. और जब अपने लाइवलीहुड इंसान को खुद जब ये रियलाइज होता है कि उसकी लाइवलीहुड डेंजर में जाएगी, तब वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की और प्रिजर्व करने की बात रखता है. समझ में आई बात? Yes, sir. आपको समझ में आया मैंने अभी क्या कहा आपसे? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये ह्यूमन बीइंग के लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करती तो क्या हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को क्या एज इट इज प्रिजर्व करने की कोशिश करते जैसा आज करना चाहते हैं? No, sir. No, sir. हम तो अपने वो प्रॉफिट के लिए सोचते, भाई प्रॉफिट होना चाहिए, लैंड अंडर कल्टीवेशन बढ़ाते चलो, पॉपुलेशन इंक्रीज हो ही रही है. तो देयर आर सेवरल नेगेटिव फैक्टर्स, ठीक है, व्हिच हैज लेड टू डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट एरिया एंड वाइल्ड लाइफ एज वेल. तो हम लोग वही समझेंगे क्या क्या है. तो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, नेगेटिव फैक्टर अगर की बात किया जाए तो ओवर पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इज increasing dramatically. We have no control on population. Though some developed countries had put control, some literate person know the value of this. Okay, so they keep this in mind, but the rest of the people they don't know. Population is ever increasing. Land is finite. ये land है suppose,
ठीक है, इसी ये फाइनाइट लैंड है और इससे पॉपुलेशन, सपोज दिस वन, ये ह्यूमन बीइंग, टेक दिस एज ह्यूमन बीइंग, है ना, और फिर आप ये ले लो वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, forest, the green one is forest. So what is happening? Suppose if we take in this way, so we will see that this forest area, so you will see that this population is ever increasing, बढ़ते चले जा रहे हैं. So if they are increasing exponentially, so they need more space, उनको ज़्यादा space चाहिए. So what they will do, they will increase their area, they will cut down more trees, they will make more land for themselves in order to live as well as in order to cultivate, है ना. अभी ओवर पॉपुलेशन तो एक कॉज हुआ, इंक्रीज हो रही है, और इस ओवर पॉपुलेशन में आप देखोगे मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या होगा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, यू नो, HIVCs एंड ऑल, लैंड अंडर कल्टीवेशन इन शॉर्ट, आप ऐसे समझो, ठीक है. इस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए वी नीड लैंड टू कल्टीवेट. तो अगेन वी विल डू डिफॉरेस्टेशन. और फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया पे ही आपका वाइल्ड लाइफ डिपेंडेंट होता है. इफ यू कट डाउन ट्रीज, if forest will vanish, obviously wildlife will be under threat. वाइल्ड लाइफ भी क्या होगी, थ्रेट में होगी. तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड, industrialization, you know, industrialization, this has also led to decline in forest area as well as wildlife. इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, मास प्रोडक्शन. मास प्रोडक्शन के लिए वी नीड रॉ मटेरियल, ठीक है, वी नीड मोर एंड मोर रॉ मटेरियल. So we will from where we will get our raw material, we will get from forest. अगर फॉरेस्ट कह रहे हो, नहीं सर एग्रो बेस्ड है, एग्रीकल्चर रिलेटेड रॉ मटेरियल अगर चाहिए तो फॉरेस्ट एरिया को ही कट करोगे तभी तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करोगे. मोर एंड मोर की बात हो रही है, तो यू विल नीड मोर एंड मोर लैंड, है ना. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन. एंड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन टुक प्लेस, अर्बनाइजेशन हुआ. तो अर्बनाइजेशन की वजह से भी अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो आसपास लोगों का सेटलमेंट बढ़ता चला गया. इन ऑर्डर टू गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, working population will increase in nearby adjacent area. So this will further make the things deteriorative or put things under threat for forest and wildlife. So these are some negative factors which you can note down. और आपको ये वाटर रिसोर्सेज में भी यही सेम फैक्टर आपको मैं बताऊंगा. तो when a question comes in your examination that note down some or write down some negative factors which have led to decline in forest and wildlife area or resources, so you can point out all this point. ठीक है, हेडेक. समझ में आई बात आप सभी को? यस सर. यस सर. यस सर. किसी बच्चे का कोई डाउट? यस सर. नो सर. नो सर. नो सर. डाउट है तो पूछ लो. नो सर. Okay, so let's move on to the main content of this chapter, है ना. So yes, basic things, we share this planet with millions of other living beings, microorganisms, bacteria, lichen, banyan trees and all blue whales. So habitat, ecosystem, I think you know, biodiversity, you know, है ना. So we take a complex web. This ecological system is actually a complex web where, okay, one thing more, what is ecosystem? Let me know that whether you know this or not. What is ecosystem? Sir, ecosystem is a place where different organisms interact with each other and life goes on. I need more concrete answer. ठीक है, but concrete नहीं है.
more accurate? Anyone else? Living thing, non-living thing, कुछ ऐसा है? You have studied in natural vegetation and wildlife. Sir, like all the components in an environment interact like land, soil, land, They are water, air. interdependent on each other. ठीक है? Flora, fauna, human beings, and physical environment. They all are interdependent on each other. Thus form an ecosystem. And ecosystem at large is known as biosphere. Right? Biome. Not biosphere. हाँ सर, बायोस्फीयर तो वो एरिया होता है ना जहाँ पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर इंटरेक्ट होते Okay, तो ecosystem at large is known as biome. चलिए, अगर नहीं जानते हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इकोसिस्टम को। तो सबका क्या है, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो सबका अपना रोल है इकोसिस्टम में। वी कैन नॉट इग्नोर एनीवन, वी कैन नॉट रिमूव एनीवन फ्रॉम दिस इकोसिस्टम। वी नीड ऑल in this ecosystem, whether it's flora or whether it's fauna, microorganism, human beings, है ना, the physical environment, all are required in this ecosystem. They all have a vital role. Now biodiversity or biological diversity, like immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function but closely integrated in a system through multiple network of interdependency. ठीक है, एक ऐसा जगह जहाँ पे वाइल्ड लाइफ के कई सारे स्पीसीज वहाँ पे क्या है, मौजूद हैं, और सब एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, और दस फॉर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फौना। समझ में आई बात? Yes, sir. Only one student is saying yes. What about the rest? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब यहाँ पे देखते हैं फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। तो दिस ऑल्सो यू स्टडीड इन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आपने पढ़ा होगा कि वाइल्ड लाइफ कितने हैं यहाँ पे, फ्लावरिंग स्पेसीज कितने हैं, पढ़ा था स्टार्टिंग में ही था। Yes. 90,000, 15,000। Yes, sir. चलो, एक बच्चा कम से कम यस कह रहा है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना। और देखो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में जब कहते हैं हम, तो व्हाट वी से ओनली व्हाट वी नो, जो हम नहीं जानते वो नहीं कहते, बट इसका मतलब ये नहीं जो हम नहीं जानते वो है नहीं। समझ में आ रही है बात? व्हाट वी Yes, आर sir. डूइंग, व्हाट वी आर लर्निंग, वी फाउंड इट, we discovered it, we innovated it. Whatever we are studying right now, whatever you are studying right now, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, वर्ल्ड वाइड कोई नहीं जानता है, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं है ना। जो दिख जाता है उसको हम काउंट कर लेते हैं, तो डिस्कवरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री में जाना जाता है इंडिया इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कई सारे हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड हैं, फिर ये सारे बेसिक हैं। अब यहाँ पे आ जाओ। एटलीस्ट 10% ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल आर ऑन थ्रेटेंड लिस्ट। ठीक है, दे आर ऑन थ्रेटेंड लिस्ट। थ्रेटेंड मतलब कि दे कैन बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर इफ प्रॉपर अरेंजमेंट विल नॉट बी, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दैट। तो 10% आपका फ्लोरा और 20% मैमल्स, ये सब थ्रेटेंड लिस्ट में है। और उसमें से आप देखोगे पर्टिकुलरली चीता, चीता इंडिया में है? नो, वी डोंट फाउंड। सर, अफ्रीका से 20 चीता लाए गए थे इंडिया में। इंडिया में कब लाए गए थे? सर, ये तो ध्यान नहीं कब लाए गए थे, पर डिस्कवरी पे देखा था कि 20 चीतास ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका। व्हाट वाज द टाइम पीरियड? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। तो चीता इज एक्सटिंक्ट
ठीक है, you will find no, you will not find cheetah in India, but you will find leopard, which just look like a cheetah, but there is a difference between a leopard and cheetah. ठीक है, Yes, sir. लेपर्ड और चीता में डिफरेंस है उनके आई के थ्रू और आईज और नोज के थ्रू आप देखोगे एक टीयर ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिससे वो हम लोग क्या करते हैं सेग्रीगेट कर लेते हैं चीता, और चीता में आई ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि उसके आई से नोज तक जाती है, बट यू विल नॉट फाइंड इन केस ऑफ लेपर्ड, लेपर्ड में ऐसा नहीं होता। नाउ चीता है पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट, ओके, हियर यू विल फाइंड सम name of some different animals, okay, so if you want name of different animals as well as plants, so if you want to look out, you can google it out, you can see images over there, है ना। a plants like maduka indigenous, this is a wild variety of mahua, Bouvardia, heptaneuron, a kind of a grass, they are all threatened or on a verge of extinction, in fact cheetah extinct consider करते हैं pink headed duck as well, है ना। महुआ जानते हो आप लोग, अगर गांव में कभी गए हो, गाँव में होता है, उसमें से तेल निकाला जाता है। यस सर, ऑयल मिलता है उससे। ऑयल मिलता है, कुकिंग वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग आई थिंक अल्कोहल वगैरह की फॉर्मेशन में भी यूज कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो कोई नहीं बता सकता कितने स्पीसीज हैं, चलो तो ये अंडरलाइन कर लेना, जो मैंने अंडरलाइन किया है आप भी अपनी बुक को अपने सामने रखो, इसको अंडरलाइन कर लो राइट नाउ, है ना। particularly a question can come in your examination that Maduka indigenous is a variety of mahua, mango, है ना। इस तरीके से फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से आपका ऑप्शन सही क्या होगा, महुआ। हालांकि मधुका अगर आपने पढ़ लिया तो उसको महुआ से आप रिलेट कर सकते हैं। Bouvardia, heptaneuron, it's a variety of grass, तो ये सारी चीजें एनपीएससी के क्वेश्चन में आ सकती हैं। फॉरेस्ट वैनिश हो रहा है एज पर द आई थिंक आई टोल्ड यू इन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, बताया है 1952 में फॉरेस्ट पॉलिसी आई है। यस सर। उसमें कि जो ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया इंडिया में कितना होना चाहिए, 31%, 33%, 33%, we need to have cover of 33%, and right now we are 25% approx, हालांकि 24 point something है, but yes you can write approx over here, 25 approx over here। तो forest vanish हो रहा है, there are a lot of causes behind it why forest are being vanished, है ना। बट अब causes में अगर मैंने बात अगर करूं कि क्या क्या causes हैं, तो I just told you before starting this chapter, ठीक है, theoretically मैंने आपको नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया है, somewhere those negative factors are responsible for vanishing of forest। समझ में आई बात? यस सर। चलिए, तो वैनिशिंग ऑफ फॉरेस्ट एरिया में इसके बाद हम लोग आते हैं, यस, कैटेगरीज ऑफ एक्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, important for your NTSC, full form of IUCN, International Union, okay, for conservation of nature and natural। इसी N में 2 N है, this N has 2 N, nature as well as natural। नेचर नेचुरल क्या, ऑब्वियसली रिसोर्सेज, क्योंकि आप रिसोर्सेज पढ़ ही रहे हो, है ना। नेचर और नेचुरल क्या है, रिसोर्सेज, इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो हियर वी विल फाइंड दैट रेड डेटा बुक, आपने पढ़ा होगा अपने अर्लियर क्लास में, you must have studied your red data book, so they release red data book, there they demarcate that which species are normal, which are endangered, which are vulnerable, है ना। तो वो डिमार्केट करते हैं वहाँ पे। तो नॉर्मल स्पेसीज वो होते हैं जो इसकी पॉपुलेशन जो है कंसिडर किए जाती है कि ठीक है, दे एग्जिस्ट ऑन अ नॉर्मल स्केल, देयर इज नो थ्रेट, ठीक है। ओवरऑल सिस्टम को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, वी नीड टू बैलेंस आउट ओवरऑल सिस्टम। तो ओवरऑल सिस्टम को जब बैलेंस करना है
है ना। तो हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, वी स्टडीड इकोसिस्टम, ओके, एंड एज पर दैट वी आर ट्राइंग टू बैलेंस आवर इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में हमने फूड चेन देखा, फूड चेन को जब हम देखते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट एनिमल्स को कंसिडर किया जाता है, हु आर इंपॉर्टेंट इन दिस फूड चेन। उस हिसाब से ओवरऑल क्या किया जाता है, कैटेगराइजेशन किया जाता है इस डिफरेंट स्पेसीज का। तो हम उसको कैटेगराइज कैसे करते हैं, नॉर्मल, फिर आप कहोगे कि इंडेंजर्ड, फिर कहोगे वल्नरेबल। आई थिंक योर बायोलॉजी टीचर विल टीच यू दिस और मस्ट हैव taught you this, बताया है, नॉर्मल, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल। यस यस, पढ़ा है, सर ने बताया है आप लोगों को, सर, स्कूल में यस बताया सर, था। स्कूल में बताया है। सर स्कूल में पढ़ा था। तो इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, नॉर्मल है, और क्या है आपका, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट है, और भी होगा, रेयर भी होगा, यस सर। ठीक है। तो ये सारे हैं, इस हिसाब से कैटेगराइज किया गया है, हम लोग वही देखेंगे एक एक करके। ओके, तो नॉर्मल स्पेसीज जो कि नॉर्मली प्रेजेंट है, जैसे कैटल, साल, पाइन, रोडेंट। इंडेंजर्ड, ये वो स्पेसीज हैं जो कि डेंजर हैं, जो कि डेंजर जोन में, किसके, एक्सटिंक्शन के। अगर वो स्पेसीज जो है वो उनका सर्वाइवल डिपेंड करता है कि नेगेटिव फैक्टर किस तरीके से काम कर रहा है, और उनका सर्वाइवल डिक्रीज हुआ है ओनली ड्यू टू नेगेटिव फैक्टर। और जो मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दी है, नेगेटिव फैक्टर वही नेगेटिव फैक्टर है। जब भी नेगेटिव फैक्टर्स कही जाए तो आप उसी को दिमाग में रखना। हालांकि और भी चीजें हैं जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट वो नेगेटिव फैक्टर, those negative factors are the main factors behind the decline of animal, plants and animals। समझ में आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. For an example, black buck, crocodile, Indian wild ass, Indian rhino, है ना, lion tail, macaco, sangai। So these are endangered species, we need to protect these species। अच्छा एक बात बताओ आप लोग कि फॉरेस्ट, कभी कदार हम देखते हैं कि एनिमल्स, सपोज ये लिविंग बींग यहाँ पे हैं, उन्होंने अपना एरिया एक्सपैंड करके अब यहाँ पे ह्यूमन बींग, नॉट ह्यूमन बींग है यहाँ पे, दे आर लिविंग आउट हियर, ओके, और लिविंग आउट कर रहे हैं। और हम लोगों ने कभी नोटिस किया कि यहाँ पे तेंदुआ आ गया, चीता, तेंदुआ, कुछ भी XYZ, ठीक है, इस पॉपुलेशन वाले एरिया में आ गया, ह्यूमन बींग के पॉपुलेशन वाले एरिया में आ गया। तो बताओ कौन, किसने ट्रेस पास किया है, ह्यूमन बींग ने या एनिमल ने? सर क्या पास किया है? ट्रेस पास मतलब कि बाउंड्री पास करना, ओके, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग। किसने किया है? ह्यूमन। हम उनके घर में, अगर आज के डेट में अगर हम अर्बन एरिया में एनिमल को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो कौन कल्प्रेट है, ह्यूमन बींग या एनिमल? ह्यूमन बींग, क्योंकि वो एक्सपैंड कर रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, वो उनके एरिया में जाके अपना घर बना रहे हैं, तो वो तो आएंगे ना। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस Yes, सर। sir. तो yes, after this normal species endangered, now we will be on vulnerable species। ये ऐसे स्पेसीज होते हैं जो कि एंडेंजर्ड में जाने वाले होते हैं, ठीक है, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, है ना, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, डबल ही है, तो इस तरीके से समझना। नियर फ्यूचर में चले जाएंगे अगर नेगेटिव फैक्टर ऐसे ही जैसे चल रहा है वैसे चलता रहा, जैसे कि ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन। तो वी हैड बिल्ड अप नेशनल पार्क, जानते हो, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, जानते हो सब? यस सर। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व वी हैव इन इंडिया? सर नहीं पायल, पता। ठीक है। आंसर, नेशनल पार्क कितने?
आई थिंक अराउंड 105 नेशनल पार्क एक बार देखें, बट बायोस्फीयर Okay, ये sir. पूछा जाता है. Okay. Now the next one is rare species. Species with small population. ठीक है, जो कि इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में जा सकते हैं. अनुराग, अनुराग, कैन यू हियर मी? अनुराग, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? Yes, sir. Sir, अनुराग ने chat box में लिखा. अनुराग, अनुराग स्पीक आउट. व्हाई यू आर लीविंग क्लास? क्लास लीव कर रहे हो फिर ज्वाइन कर रहे हो? चलो, डोंट डू दिस. अब आते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट हम यस, नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यू. अब इसमें देखते हैं सच स्पीशीज लाइक वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, desert fox, hornbill, etc. they will come under rare species. तो अब हम लोगों ने जो कैटेगराइजेशन ऊपर देखा, वल्नरेबल, इंडेंजर, एक्सटिंक्ट, उससे पहले किसको लगा दो? रेयर. है ना? समझ में आ रहा है? क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. अब एंडेमिक, एंडेमिक मतलब एक Yes, sir. पर्टिकुलर स्पेस में ही वो पाए जाते हैं, एक कन्फाइंड स्पेस पे ही वो पाए जाते हैं, पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं. ओके, नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से वो आइसोलेट है. फॉर एन एग्जांपल, अंडमान टील, निकोबार पीजन, है ना, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश. ये तो एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन भी है. ठीक है, तो अंडमान टील, निकोबार पीजन, अंडमान वाइल्ड पिग, ये सब रीजन स्पेसिफिक हैं, वहीं पे पाया जाता है. मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश. ट्राई टू मेमोराइज. ठीक है, ये वाला दिस वन पर्टिकुलरली. एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जिनके बहुत सर्च होने के बावजूद भी नहीं मिले. ठीक है, उनको हम एक्सटेंट क्या कहते हैं बता देते हैं. पर्टिकुलर एक एरिया से हो सकता है, एक रीजन से हो सकता है, कंट्री से हो सकता है, कॉन्टिनेंट से हो सकता है, एंटायर अर्थ से हो सकता है. तो ये डिपेंड करता है, एक्सटिंक्शन का जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करता है या लोकल एरिया, या रीजन पर्टिकुलरली, या कंट्री, कॉन्टिनेंट, एंटायर अर्थ. तो एक्सटिंक्ट है किस टर्म में है वो वेरी करता है. जैसे एशियाटिक चीता एंड पिंक हेडेड डक एक एग्जांपल है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि क्या है, एक्सटिंक्ट. और जब हम एशियाटिक चीता की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ये सबसे ज्यादा तेज चलने वाला, तेज दौड़ने वाला एनिमल है, 112 किलोमीटर पर आवर. देखो यहाँ पे ये बताया भी गया है किस तरीके से वी मिस टेकन एज अ लेपर्ड, चीता एज अ लेपर्ड. वी इंटरमिक्स समटाइम्स, वी डोंट नो एग्जैक्ट cause of differences. Okay. Yes, तो sir. अब यहाँ पे देखो, it distinguishes marks are the long teardrop shaped lines on each side of the nose from the corner of its eyes to its mouth. Okay, this will make cheetah different from leopard. तो इंडिया ने पहले एक्सटेंट बता दिया था इन द ईयर 1952. ठीक है, अब what are the negative factors? As I told you negative factors earlier also. तो अब उसको देख लेते हैं. What are the negative factors which had led to decline in flora and fauna? तो yes, अब देखो तुम wood, bark, leaves, rubber, you know, we are dependent on forest area. We are in a habit of taking out goods or commodities from forest area. और ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं. तो हमने क्या किया है, खुद अपने रिक्वायरमेंट को बढ़ाया है और अपने रिक्वायरमेंट को बढ़ा के फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी बढ़ा ली है, जिसके वजह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों थ्रेटेंड दिखते जा रहे हैं, थ्रेटेंड दिख रहे हैं हमें. और सबसे ज्यादा डैमेज हमारा किसने किया? फॉरेस्ट, कॉलोनियल पीरियड. फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म आपने 9th में पढ़ा भी होगा, और वहां पे आपने Sir. डायरेक्ट लैंडेज, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, ये सारी चीजें भी पढ़ी होंगी. कैसे उन्होंने रेलवे और एग्रीकल्चर की वजह से फॉरेस्ट एरिया को कट करते गए. They took it as primitive, backward, savage. इन सब का वो क्या क्या मानते थे कि वो सब
मानते थे कि ये सब इन सब चीजों का साइन है, वाइल्डरनेस, साइन ऑफ वाइल्डरनेस, कट डाउन। और उस ऐसा नहीं है कि वही थे, हालांकि उन्होंने बड़े पैमाने पे किया, बट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस वी थॉट ओके सब कुछ उन्होंने किया, कुछ हम भी करें। 1951 1980 हमने 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया अंडर एग्रीकल्चरल लैंड थ्रू आउट द इंडिया। 1951 टू 1980 हुआ क्या था इस पीरियड में? 1951 और 1980 के बीच में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया इंडिया में। क्या हुआ? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, वी ग्रू ड्रामेटिकली, और हमें फिर सहारा लेना पड़ा HIV का इन ऑर्डर टू फीड आउट द ओवरऑल पॉपुलेशन। जानते हो आप लोग 1965 में आपके प्रधानमंत्री, क्या नाम था उनका? तशकंत फाइल, व्हाट वाज हिज नेम, बताओ? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान। चलो ठीक है, आई थिंक आप लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हो, है ना? मेरी आवाज Yes, तो आ रही है? sir. यस सर। तो ये बस जानो कि हम लोग जो है 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया को क्या कर दिया, साफ कर दिया। इसलिए एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर लैंड क्यों हम बढ़ाना चाह रहे हैं? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ओके, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल में भी डिफॉरेस्टेशन हुआ, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से। आई थिंक यू नो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर चैप्टर अभी उधर से आपके स्कूल में पढ़ा दिया हो। Yes, sir. प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर यस आपने सर। पढ़ा हो, प्रिमिटिव टाइप ऑफ फार्मिंग। तो अब हम देखते हैं कि क्या कॉलोनियल पीपल को हम ब्लेम कर सकते हैं? यस, वी विल blame colonial people because colonial people are the real culprit. They did it. They invented it. Okay. Enrichment pro plantation. आपने फॉरेस्ट सोसाइटी और वाइल्ड लाइफ में भी पढ़ा होगा, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। एनरिचमेंट प्लांटेशन में वो क्या करते थे, एक ही कॉमर्शियली वैल्यूएबल स्पेसीज को क्या करते थे, प्लांट करते थे, बाकी को एलिमिनेट कर देते थे। जैसे कि साउथ इंडिया में इन्होंने किया था, साउथ इंडिया में मोनोकल्चर, मतलब एक ही तरह का पेड़ को वो क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। टीक के मोनोकल्चर को उन्होंने प्रमोट किया था साउथ इंडिया में। चीर पाइन, जिसको पाइनस रॉक बर्गी कहते हैं, वो हिमालय में किया था, और हिमालयन ओक को हटा दिया था, और रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट को, इन दोनों को हटा के क्या किया गया, हिमालय सॉरी चीर पाइन को लगाया गया था, जिसको पाइनस रॉकबर्गी भी कहते हैं। तो हिमालयन ओक रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट को हटाकर चीर पाइन लगाया, और टीक मोनोकल्चर प्रमोट किया इन्होंने, कहाँ पे? साउथ इंडिया में। टीक का आपको मालूम होगा कि उन लोगों का जो है रॉयल नेवी था, उसको क्या करना था, प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर रेलवे को एक्सपैंड करने के लिए दे नीड स्लीपर्स। फॉरेस्ट सोसाइटी कॉलोनियलिज्म पढ़ा भी है आपने। दे नीड हार्ड एंड ड्यूरेबल टिम्बर्स, और उनको कैसे मिलेगा? टीक एंड सॉल फॉरेस्ट, पढ़ा है? यस सर। Yes, sir. ओके, अब देखो फॉरेस्ट के और डिफॉरेस्टेशन हुआ, मतलब फॉरेस्ट एरिया के क्लियरेंस में और चिंता किनका हाथ है। फिर आप देखोगे रिवर वैली प्रोजेक्ट, डैम वगैरह आपने देखा है, जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट कहो या फिर डैम, डिफरेंट डैम जो कंस्ट्रक्ट होते हैं उनको देखा जाए, क्या जब हम डैम बनाते हैं तो फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करते हैं? इफ यू विल लुक एट एनी यस डैम, सर। you will find it that this dam is like a river, big river। कभी डैम पे जाओ, देखो डैम छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और वो डैम की वजह से आसपास के एरिया सबमर्ज हो जाते हैं, फ्लड आ जाता है आसपास के एरिया में, आने का खतरा भी रहता है, अगर नहीं आया है तो आने का खतरा रहता है, एक्वेटिक लाइफ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में लगभग 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट को डुबा दिया, इनएनुडेट मतलब डुबाना। माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन देखी गई है, कहाँ पे?
पर्टिकुलरली बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में। क्या माइनिंग होती है सर वहाँ पे? माइनिंग से यस, माइनिंग करने के लिए सपोज दिस पर्टिकुलर एरिया हैज अ रिजर्व ऑफ सम मिनरल, but this area is covered up with different forests. What you will do? First of all, you will clear up this forest area. Then you will go for mining, ना? Yes, sir. ओके सर। तो ये क्वेश्चन एक बार एनटीएससी में आया था, नोटेड डाउन सेपरेटली। जहां जहां मैं जानता सर, हूँ जो डोलोमाइट क्या है? क्वेश्चन को मैंने देखा है कि एनटीएससी के पेपर में आया हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। वैसे जो भी आपको कहीं पे डेटा दिखे इस तरीके का, ताकि चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो चाहे वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हो, जैसे उसके साइंटिफिक नेम्स वगैरह, आप बायो में भी जानते हो कि इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका साइंटिफिक नेम्स का, यहाँ पे भी हो सकता है, इजंट इट? यहाँ पे भी Yes. हो सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा और उसी तरीके से सेपरेटली इन सब चीजों को अपने कॉपी पे नोट डाउन करिएगा। ओके, Yes, sir. सर, डोलोमाइट का मीनिंग क्या होता है? डोलोमाइट क्या होता है भाई? व्हाट इज डोलोमाइट? मिनरल है डोलोमाइट। एनीवन ओवर हियर नो व्हाट इज डोलोमाइट? डोलोमाइट जैसे यूरेनियम थोरियम है वैसे डोलोमाइट है। आप यूरेनियम वगैरह को जानते हो? Yes, sir. न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन पढ़ा है? Yes, sir. यस सर। क्या होता है यूरेनियम? सर एक सर, न्यूक्लियर मिनरल होता है रिएक्टर्स में सर, वही यूज होता है। फ्यूल यूज होता है क्या सर होता है? उसका प्योर फॉर्म। सर वो एज अ फ्यूल यूज होता है सर न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्लांट में। रिएक्टर्स में सर। ओके, फ्यूल होता है, श्योर? ये सर बुक में तो ये लिखा है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ओके, तो डोलोमाइट क्या होता है? वो भी एक तरह का मिनरल होता है, ठीक है? समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ये एक तरह का मिनरल होता है जो कि आपके सम आयरन वगैरह भी होता है, ठीक है? इसमें आयरन वगैरह भी कंटेन करते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, आपके फिजिक्स के टीचर्स को और ज़्यादा अच्छे तरीके से बता देंगे। इसका आपने नाम नहीं सुना इसका कभी पहले, डोलोमाइट का? नहीं सर डोलोमाइट नहीं सुना। ओके, तो सर इससे देख लेना रिलेटेड एक दवा का नाम सुना है। अच्छा, ये कैल्शियम वगैरह से और मैग्नीशियम वगैरह से बना होता है, सम आयरन वगैरह भी कंटेंट होते हैं इसमें। एक बार अपने सर से पूछेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर बताएंगे, बट यहाँ पे इसको समझिए काइंड ऑफ अ मिनरल, ठीक है, जो कि माइन होता है फ्रॉम बक्सा टाइगर रिजर्व। ओके, बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे बॉक्साइट है, यूरेनियम है, थोरियम है, और आपका कॉपर है। जानते हो ना ये सब मिनरल्स? वैसे हम लोग एक चैप्टर भी करेंगे यस मिनरल्स सर। एंड एनर्जी रिसोर्सेज पे, तो वहां पे भी डिस्कशन होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर है। सर वैसे एक डोलोमाइट ओरल नाम की एक चीज सुनी है जो बोन्स वगैरह को क्या ट्रीट करने के लिए यूज होता है, डोलोमाइट ओरल। ओके, यस सर। चलो ठीक, हो सकता है वो यही, ठीक है। योर टीचर विल एक्सप्लेन मोर on this. He will have, definitely he will explain more about dolomite, but as a in terms of geography you should know that it's a kind of mineral, okay, which are found in area of West Bengal, particularly Buxa Tiger Reserve. हाँ, इसमें मिनरल के तौर पे अगर देखो तो उसमें बस वही कैल्शियम मैग्नीशियम पाया जाता है। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्या है आपका? हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है? यस सर। दो बच्चों ने कहा, बाकी और बच्चे क्या कर रहे हैं? हिमानी, अक्षय, ज्योति? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका?
नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर्स बिहाइंड डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर फ्यूल वुड कलेक्शन। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि फ्यूल वुड कलेक्शन भी एक जो है कि ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन भी जो है कॉज ऑफ फॉरेस्ट डिप्लीशन है। हालांकि बहुत ज्यादा ये सब्सटैंटिव नहीं है कि भाई फ्यूल वुड कनेक्शन से डिफॉरेस्टेशन कैसे आप रिलेट कर रहे हो। फ्यूल वुड कलेक्शन कर रहे हो तो आप फ्यूल वुड कलेक्शन किस वुड का करते हो? वो वुड का करते हो जो ड्राई है ना। हम ड्राई वुड का ही यूज यस कर सर, और सकते हैं सर ना, पूरा यस नहीं काटते, सिर्फ का ही काटते हैं पेड़ हम। है ना। तो वो जब हम तो ऐसा नहीं है कि फ्यूल वुड के लिए पूरा पेड़ ही काट दें। कुछ लोगों का कहना है कि फ्यूल वुड और ये ग्रेजिंग की वजह से भी है। तो इसमें बहुत ज्यादा ये सब्सटैंटिव टर्म नहीं है, हो सकता है इनका भी एक बिट ऑफ फ्रैक्शन हो ओवरऑल डिप्लीशन में। बट जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो कौन है आपके? वो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है। वो आपके एवर ग्रोइंग अर्बन एरियाज हैं, ओवर पॉपुलेशन है ना। अगर इस फॉरेस्ट के बारे में देखो तो फॉरेस्ट एक क्या है, एक खजाना है, ठीक है, जहाँ से आप बहुत सारी चीजें निकाल ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए। और ये क्या हो रही है, यस सर। रैपिडली डिमिनिश हो रही है। और इसमें डिमिनिश का कारण क्या है? ग्रीडी नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपने पढ़ा है देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज नीड, पढ़ा है। एंड द यस रूट सर। कॉज ऑफ बिहाइंड रिसोर्स डिप्लेशन इज ग्रीडी और सॉरी Exploitative nature of current technology and greedy individuals. greedy individuals. And of course that greedy individuals invented technology, है ना। ग्रीडी इंडिविजुअल नहीं तो पैसा दिया साइंटिस्ट को कि कुछ ऐसा निकालो Yes sir. कि हम रिसोर्स का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। द हिमालयन यू, अ क्वेश्चन कैन कम इन योर एनटीएससी एग्जामिनेशन। हिमालयन यू के बारे में पूछा जा सकता है। तो टैक्सस वैलाशिनिया कहा जाता है, एक मेडिकल प्लांट है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल। इसमें एक केमिकल कंपाउंड है जिसको टैक्सोल कहा जाता है, जो उसके बाक, नीडल एंड ट्विग से निकाले जाते हैं। और इससे हम क्या ट्रीट करते हैं? हिमालयन यू से हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ कैंसर का Cancer. ट्रीटमेंट, इसको एंटी कैंसर ड्रग कहा जाता है टैक्सोल। और इसका क्या हो रहा है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओके, तो याद रखिएगा किस स्टेट में पाया जाता है, एंटी कैंसर ड्रग है, टैक्सोल का नाम याद रखिएगा। और टैक्सस वालाचीना से ही क्या है, टैक्सोल है। किसी ने ज्वाइन किया रिसेंटली, क्या नाम है इनका? हिमांशु। हिमांशु। हिमांशु यस सर। आप लेफ्ट कर गए फिर अभी ज्वाइन किए, कभी काफी देर से आप लेफ्ट थे, यस सर। बताइए कारण। सर नेट प्रॉब्लम थी और दीदी का कॉल आया था इसलिए। क्लास है तो क्लास को इस तरीके से आप बीच में नहीं छोड़ सकते ना बेटा। कॉल आता है तो आप कॉल को क्या करिए, आपको मालूम है कि आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे भी डाल सकते हैं ड्यूरिंग क्लास। फ्लाइट मोड पे डालिए और अपना वाईफाई ऑन करिए। क्या फ्लाइट मोड पे डालने के बाद वाईफाई काम करता है? यस सर, करता है। बताइए, एक बच्चे ने कहा करता है, बाकी बच्चे बताओ। सर मैं वाईफाई चलाता ही सर नहीं। ट्राई नहीं किया कभी। ट्राई करो, यस सर, ठीक नहीं है। कर सर मैंने करा है, चलता है। कनेक्ट नहीं है। तो वाईफाई यूज करो और ये ट्राई करना कि आप फ्लाइट मोड पे डाल के अपना वाईफाई चला सकते हो और आपका क्लास जो है कि स्मूथली रन करेगा विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इस बात को याद रखना है मानसू। ओके, यस सर। नेक्स्ट है आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ओके, नेगेटिव फैक्टर्स हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो इस नेगेटिव फैक्टर्स में some more points are here, ठीक है, which you need to write down in your notebook. ठीक है, forest fires, poisoning, environmental pollution, over exploitation, destruction, hunting, destruction of their habitat, poaching। इसके वजह से इंडिया बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, डे बाय डे डिक्रीज हो रही है।
आप लोग नेशनल जियोग्राफिक चैनल, डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, इवन ऑन Yes, sir. Yes, हॉटस्टार। sir. आज के डेट में अगर आप, इफ यू फील फ्री एंड इफ यू वांट टू वॉच टीवी, ठीक है, तो आप जाया करिए और यू विल फाइंड इन हॉटस्टार वीआईपी, ठीक है, दे हैव डेडिकेटेड अ चैनल फॉर दिस। पर्टिकुलरली दे आर नाउ शोइंग इंडियन बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना। वहाँ पे देखोगे अलग अलग एनिमल्स के बारे में। जब टाइम मिला करे तो कभी इसको भी देखा करो, एक्सप्लोर किया करो। यस सर। You will find it interesting. Lot of knowledge you will gain from this. Okay? यस सर। चलो, तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। शायद मैंने रिसोर्सेज में ये बता दिया है। देयर इज अ नीड फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो Yes, sir. बट है क्या एक्चुअल इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स? तो जिसने सबसे ज्यादा शेयर किया है रिसोर्सेज का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वायरमेंट की तरफ ज्यादा होती है ना। Yes, sir. तो होता क्या है कि जिसने ज्यादा शेयर यूज किया है, वो रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, और जिन्होंने कम शेयर किया है उनकी रिसोर्सेज में जो है कि रिसोर्सेज कंजर्वेशन में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। अब ये कैसे कह रहा हूं मैं? रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, तो जो लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्स है वो किसके हैंड में है? फ्यू के है या लार्ज के? इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल और इन द हैंड Few. ऑफ लार्ज नंबर? Sir, few people. फ्यू पीपल। Few. ये फ्यू पीपल ज्यादा रिसोर्स कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं देते। ये जो छोटे रिसोर्स को कंजर्व कर रहे हैं या छोटा रिसोर्स, थोड़े रिसोर्स में लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं, ये रिसोर्स को मैनेज करने में पूरी कोशिश और ये एक्सप्लॉइट करने में इनका बहुत कम रोल होता है रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है। ओवर पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को कहा जा रहा है। ओवर पॉपुलेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, एक बार पढ़ लेना। अमेरिकन कंज्यूम्स 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज देन एवरेज सोमालियन। देखो कहाँ पे अमेरिका में 40 टाइम्स ज्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाता है ऑन एन एवरेज देन अ सोमालियन। सोमालिया, यू नो, अ कंट्री इन अफ्रीका। इंडिया के Yes, रिचेस्ट sir. 5% के पास जो है कि मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं, अल्ट्रा रिच पीपल के पास, और वही कंज्यूम करते हैं ज्यादा रिसोर्स। बाकी 95% बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं और उसी को कंजर्व करने की बात करते हैं। उसी को पेड़ लगाओ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, दिस दैट, ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है? किसको रोकना है सबसे पहले? टू whom we need to stop right away? The rich people. Rich people का excess use of resources. हाँ, the urban people, not urban, the rich, they are the greedy people. Rich में भी particularly greedy one who are exploiting more and more resources. Now, next. अब एक काम करो, सबसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब आप लोग थोड़ा रीड कर। कुछ रीड करना चाहोगे कि मैं ही एक्सप्लेन करूँ? पहले ये बताओ। Sir, कर लूंगा read. ये वाला पोर्शन चलो अच्छा रीड कर लो, आगे मैं फिर बताता हूँ। यस, ठीक है sir. The destruction of forests and wildlife is not just a biological issue. The biological loss is strongly correlated with the loss of cultural diversity. Such losses have increasingly marginalized and impoverished many indigenous and other forest-dependent communities who directly depend on various components of the forest and wildlife for food, drink, medicine, culture, spirituality, etc. Within the poor, women are affected more than men. In many societies, women bear the major responsibility of collection of fuel, fodder, water, and other basic subsistence needs. As these resources are depleted, the drug, yes sir, क्या है इसको pronounce करेंगे? Druggery. हाँ, Okay.
Druggery of women increases, and sometimes they have to walk for more than 10 kilometers to collect these resources. This causes serious health problems for women and negligence of home and children because of the increased hours of work, which often has serious social implications. The indirect impact of degradation, such as severe drought or deforestation induced floods, etc., also hits the who are the hardest? yes, sir. Also hits the poor आपके पास बुक नहीं है? the hardest. Are you reading क्या from this सर? screen or from book? Sir, this page. Okay, मतलब स्क्रीन से ही पढ़ रहे हो ना? हाँ सर. Okay, continue. Poverty in these cases is a direct outcome of environmental destruction. Therefore, forest and wildlife are vital to the yes, sir. To the subcontinent. It is imperative to adapt to sound forest and wildlife conservation strategies. समझ में आया यहाँ Everybody, तक? अरे रुक जाओ, यहाँ पे समझ में आया? Yes, yes, sir. sir. ये दो बच्चों ने कहा, हिमानी, ज्योति और बाकी Yes. बच्चे बताओ, अक्षित. यस सर। Yes, sir. ओके, तो ओवरऑल अगर आप देखो, ओके, तो इसमें क्या बताया गया है? अगर आपको इन शॉर्ट बताना हो तो आप क्या बताओगे? क्या कहने की कोशिश की गई है? ये फॉरेस्ट का जो डिप्लीशन है लोगों को इफेक्ट करता है, ठीक है, कल्चरली, स्पिरिचुअली, है ना, और मेडिसिन पॉइंट पे, सब तरीकों से, मतलब ओवरऑल इफेक्ट करता है लोगों को। बहुत सारे लोग फॉरेस्ट एरिया से वन वे और मतलब लगभग हर हर लोग फॉरेस्ट से क्या जुड़े हुए हैं, और इन वन वे और दी अदर। इवन आप जानते हो कि स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए, कल्चर की अगर बात की जाए, कुछ ऐसे पीपल भी हैं इंडिया में जो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट के कम स्पेसीज के वर्शिप करते हैं। दे टेक इट एज अ डिवाइन, दे टेक द एरिया as a divine, or a particular plant or a tree as divine. They worship natural resources. माउंटेन्स की भी वर्शिप होती है इंडिया में, आप जानते होंगे। कुछ पेड़ हैं जिनकी वर्शिप की जाती है, जैसे बनाना का पेड़ का आप जानते होंगे वर्शिप किया जाता है, जानते हो? तुलसी. तुलसी है ना। तो आपने देखा होगा गोवर्धन पर्वत, उनका किया जाता है पूजा। Yes, sir. Yes, sir. ना होगा, पूजा वगैरह होता है। इवन हम जो है कि अगर नेचुरल अगर रिसोर्सेज की बात करें तो आपके रिवर गंगा का भी पूजा होता है। तो इस तरीके से Yes, अलग sir. अलग तरीके से लोगों का क्या है, जुड़ाव है इस फ्लोरा एंड फौना से, इस फॉरेस्ट एरिया से। और विमेन का अगर हम देखें तो विमेन का रोल ज्यादा होता है इन हाउस होल्ड एक्टिविटी। तो हाउस होल्ड एक्टिविटी विमेन का रोल ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं रिसोर्स कलेक्शन उनका ज्यादा होता है। इन वाटर रिसोर्सेज यू विल कम अक्रॉस दैट कि राजस्थान में विमेन दूर दूर तक जाती हैं और क्या करती हैं, अर्थन पॉट में पानी भर कर ले आती हैं, मटके में, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हैं, पावर्टी वगैरह और ये सारी चीजें। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया। तो कंजर्वेशन में अगर हम बात करें तो नाउ व्हेन वी सॉ दैट द थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड, और आपको मैंने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में पढ़ा भी दिया था कि कैसे जब रिसोर्सेज बड़े पैमाने पे डिप्लीट हो रहे थे तो इन्वायरमेंटलिस्ट, इकोलॉजिस्ट एंड डिफरेंट पीपल अक्रॉस द ग्लोब थॉट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, है ना। और फिर क्लब ऑफ रोम याद होगा आपको, याद है क्लब ऑफ रोम में डिसीजन हुआ, डिसाइड, फिर क्लब ऑफ रोम से ये स्टार्ट होता है कि कैसे हमें कंजर्व करना है फॉरेस्ट को, इन्वायरमेंट को, है ना। फिर 1967 क्लब ऑफ रोम याद है आपको, शूमैशर का फिलॉसफी याद है, वो क्या है, शूमैशर की बुक का नाम क्या है? शूमैशर की बुक का नाम क्या है? गांधीयन फिलॉसफी से वो क्या थे, इंस्पायर्ड थे? मेरी आवाज नहीं आ रही है? What was the name of book
written So by small is Schumacher. beautiful. Small is beautiful. और our common future ये किससे कौन से रिपोर्ट से बना था? ब्रुकलाइन कमीशन रिपोर्ट, जहां पे पहली बार टर्म यूज हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो Yes. अब यहाँ पे in the period of 1972 the Indian Wildlife Protection Act was implemented. Very very important for your NTS. You can find a question from here in your NTS और पूछा भी गया है, पेपर उठा के देख लेना, you will find a question from here in NTS. तो अब क्या जरूरत आ गई? अब जरूरत आ गई कि हमें ओवरऑल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करना है, तभी लाइवलीहुड यहाँ पे क्या हो पाएगी, सस्टेन कर पाएगी अर्थ पे। तो इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में जो है हमें क्या करना था, हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना था, जो एक्सटेंट हो रहे हैं, जो वल्नरेबल कैटेगरी में जा रहे हैं, जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रहे हैं, ठीक है, या फिर इन शॉर्ट जो स्पेसीज डिक्रीज होते जा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनको प्रोटेक्ट करने की बात। और इसमें सबसे पहले जो प्रोटेक्शन की बात आई थी वो आई थी टाइगर की, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, जो इसका थ्रस्ट था प्रोग्राम का वो क्या था, प्रोटेक्टिंग एंड रिमेनिंग population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife। ठीक है, तभी इसी के बेसिस पे नेशनल पार्क बने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बने, और जो कि आप पहले से जानते हो, नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ पढ़ा है आपने पिछले क्लास में, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो। यस सर। है ना? Yes, sir. फिर इसके बाद कश्मीरी स्टैग, ये सारी चीजें देख लेना, वन हॉर्न डायनासोर, कश्मीरी स्टैग, क्रोकोडाइल में वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, एशियाटिक लॉयन। एशियाटिक लॉयन का होम कहाँ है बताओ? गुजरात। गिर गुजरात, है ना? वन हॉर्न राइनासोर का बताओ? सर नाम नहीं याद आ रहा, क्या था, पता था। चलो हिंट बता दे रहा हूँ, असम में काजीरंगा। काजीरंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावन कहते हैं इसको, स्नो लेपर्ड, इन सबको प्रोटेक्ट करने। ब्लैक बक, इसमें कोई है ऐसा कोई इंसान है जिसके ऊपर केस भी चला था ब्लैक बक को मारने? सलमान खान। चलो अच्छा हुआ धीरे से ही कहा। ठीक है, Yes, तो अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू द इंडिया, अब इस पे बैन है, अब इस पे जो है लीगल जो है प्रोटेक्शन में मिलता है, लीगल प्रोविजंस है। ठीक है, इफ यू विल do bad or if you will kill these animals। प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। पहला नेशनल पार्क हमारा कौन सा है? Which one is the first national park of ours? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, वेरी गुड। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 याद रखिएगा, मस्ट बी नोइंग, है ना? तो नंबर ऑफ टाइगर्स earlier was means the number was very good, but क्या हुआ, over a period of time डिक्रीज होने लगा, और बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होने लगा। अगर देखा जाए तो इंडिया और नेपाल में ही लगभग 2/3 क्या है, सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे पोइचिंग और इलीगल ट्रेडिंग जो है ज्यादा करने की जा रही थी इसकी टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, इससे थोड़ा शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। और कुछ नेशनल पार्क हैं उसके बारे में देख लीजिएगा कि कौन कौन जगह में पाए जाते हैं, कैन बी आस्क्ड इन योर एनटीएससी। हाँ, अब पहले तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हम लोगों ने देखा कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। अपार्ट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ नाउ अब क्या हुआ कि दे हैव पुट एन एफर्ट टू कंजर्व प्लांट्स ऑल्सो, plant species also, or flora also in other words। Okay, so there is more need of conservation, so it increased its area for conservation। Okay, तो आप देखोगे इसमें फर्दर
क्या है? In the notification under Wildlife Act 1980, 1986, several hundred butterflies, moths, beetles, and one dragonfly have been added to the list of protected species. Insects को भी जगह मिल गई 1980. 1991 में for the first time plants were also added to the list, starting with fish. तो ओवरऑल एरिया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, वो फर्दर क्या किया गया? इंक्रीज किया गया in order to conserve in an holistic manner both flora and fauna. समझ में आई बात? Okay. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो आप लोगों ने फॉरेस्ट सोसाइटी एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ा है, तो आपने पैट्रिक ब्रांडेज के बारे में पढ़ा है। तो फॉरेस्ट एक्ट 1965 ये याद होगा आपको, जो कि 2 बार अमेंडेड हुआ था। 1965 या 1865? 1865 होगा ना, मुझे खुद याद नहीं है। हाँ, सर। 1765 तो नहीं है? फॉरगॉट, बताओ। Sir, 1865 होगा। श्योर? Not sure, sir. फटाफट बताओ। तो मुझे याद आ रहा है डेटा, वो ये है 1878, 1865, 1927। 1864 में सर्विसेज का आया था, करेक्ट है? Yes, sir. 1927 तो सही है। 1927 सही है। ओके, चलो तुम लोगों का डाउट भी देख लेते हैं। दिख रहा है? Sir. Yes, sir. बाकी बच्चे बताओ, दिख रहा है? यस सर। अब याद आया? Yes, sir. यस सर। तो यही है, ठीक है। तो टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, तो पहले ही आपने पढ़ा होगा। 19 ये एक्ट पहले ही था हमारे, जो है जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड यहाँ पे थे, या फिर ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, ठीक है, वी हैड लॉ, और उसमें कैटेगराइज किया गया था फॉरेस्ट को इनटू रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। थर्ड वन वाज विलेज फॉरेस्ट, यहाँ पे अनक्लास फॉरेस्ट किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया? तो रिजर्व फॉरेस्ट में अगर आप देखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो रिजर्व फॉरेस्ट कहा है, तो उस फॉरेस्ट को रिजर्व किया जाता है जहाँ पे वैल्यूएबल, ठीक है, वुड्स होते हैं, या फिर ऐसे कह लो वैल्यूएबल टिम्बर्स होते हैं और वाइल्ड लाइफ होते हैं, ठीक है, उनके कंजर्वेशन के बात की जाती है। फिर प्रोटेक्टेड में देखो तो 1/3 जितने भी टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें क्या है, वो सब उसमें से 1/3 ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया के 1/3 क्या है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया है, ओके, कि भाई फॉरेस्ट का फर्दर डिप्लीशन ना हो। अनक्लास में इसमें वेस्ट लैंड वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट, प्राइवेट या कम्युनिटीज दोनों इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ओके, या वो उसको पोजेस कर सकते हैं, मिसलेनियस काइंड ऑफ थिंग। तो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जो है आप देखोगे तो ये क्या है, इसे परमानेंट फॉरेस्ट भी कहा जाता है। रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड ही मेन है, अनक्लास मेन नहीं है। उसमें जब कम्युनिटीज भी आ जा रही हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी आ जा रहे हैं, तो वो जितना ज्यादा मायने नहीं रखता जितना कि आपका रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मायने रखता है, ठीक है। देखो टिम्बर की बात आ गई यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो आपके एनटीएससी में पूछा जाता है वो ये है कि मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। Permanent forest here refers to reserved forest and protected forest.
सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, 75% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल एंड ऑल। ओके, तो और उसके बाद बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, हियर यू विल फाइंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, particularly bulk of protected forest. Do you know the difference between permanent forest and protected forest? Permanent forest will include both reserved and protected forest, whereas protected forest is protected forest. ठीक है, उसमें permanent Yes, forest, reserved forest नहीं होगा. So in the state like Bihar, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, you will find protected forest, whereas in Madhya Pradesh, particularly Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh as well, okay, you will find permanent forest. So a question can come in your examination that in which state of India we find largest area under permanent forest. So, and then your answer will be Madhya Pradesh, 75% of forest area. 75. Okay. Now the next one is community and conservation. So you know कि अब जब community and conservation की बात आएगी, तो you will find that okay, Wildlife Protection Act है, तो Wildlife Protection Act के तहत लोग क्या करते हैं? लोग जागरूक हैं, लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं। आप लोग भी देखिए जैसे पढ़ रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे जानते हैं। तो गवर्नमेंट कुछ जगहों पे ऐसे काम करती है जो कि इसके अगेंस्ट होता है। ठीक है, जैसे डैम्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हो, तो ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज ओके फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड ए कंट्री एंड स्टेट एंड कंट्री, ओके, बट लुक ऑन अदर साइड ऑल्सो। ठीक है, अदर साइड में अगर आप देखोगे, ओके, हु इज दिस? यश गर्ग, someone here, यश गर्ग has recently joined. यश, अपने बारे में कुछ बताएंगे आप? ये बच्चा इसी क्लास का है? Yes, sir. यस सर, सिर्फ मैथ्स की क्लास में आता है सर। सिर्फ मैथ्स की क्लास में आता है? यस सर। यस सर। ये जब भी मेरे क्लास में आए मुझे आप बता दीजिएगा, ताकि इनको मैं Yes, रिमूव sir. करा सकूं। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे यस, तो मैं क्या कह रहा था? कहाँ पे? नर्मदा, पाखा नांगल बता रहा था मैं, फिर सरदार सरोवर डैम कह रहा था ना मैं। ओवरऑल डैम कंस्ट्रक्शन के बारे में Yes, डिस्कशन sir. हो रहा था। तो डैम के कंस्ट्रक्शन में पर्टिकुलरली अगर हम सरदार सरोवर ले लें, भाखड़ा नांगल ले लें, डैम कंस्ट्रक्ट तो कर रहे हैं, बट लुक एट द अदर साइड ऑल्सो। वी से दैट डैम इज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, मीन्स पर्टिकुलरली जवाहरलाल नेहरू हैज सेड दिस। ठीक है, बट लुक एट द कॉन्स साइड, everything has its pros and cons, merits and demerits. So look at demerits. Flora and fauna are in danger due to construction of dams. That's why we studied this dam under reserve list. पढ़ा है reserve list में आपने? Stock and reserve पढ़ा होगा, stock and reserve dam Sir, क्या? stock और reserve पढ़ाया है मैंने, resources and development। Yes, sir. यस सर। तो अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिटी का। कम्युनिटी के बारे में देखते हैं। तो कम्युनिटी कुछ लोग ऐसे हैं कि संदेश आ गया। कम्युनिटी में, ओके, यश, कैन यू हियर मी? यश बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यश, आई एम स्पीकिंग, आंसर मी। कुछ सर बोलो उसमें बेटा। लिखा है yes, sir, चैट बॉक्स में। यस, आप एक बार अपने माइक ऑन करके बात करिए। लीव कर दिया। सर उसने लीव कर दिया। ओके, तो ये बच्चा पढ़ता है, जवाब देता है क्लास में, चाहे मैथ की क्लास ही लेता हो अगर, तो इंटरेक्ट करता है। सर बहुत कम। यस, बहुत।
कम्युनिटी में आ जाते हैं। तो कुछ कम्युनिटी ऐसे हैं, दे हैड टू प्रोएक्टिव मेजर्स इन ऑर्डर टू कंजर्व एनवायरनमेंट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर फ्लोरा एंड फौना। ओके, आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब बताओ इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कौन करेगा? हु विल इंप्लीमेंट इट? Government. Government will implement. Okay, government will say that okay, we had made law, now it is up to the executive who can implement it, who will implement it effectively and efficiently. हाँ, तो अब इफेक्टिवली इफिशिएंटली एग्जीक्यूटिव पे रख दिया, तो एग्जीक्यूटिव ने कहा ठीक है हम लोग देखेंगे। बट अगर कम्युनिटी, अगर एग्जीक्यूटिव के अलावा कम्युनिटी अगर ध्यान रखे, या सिर्फ कम्युनिटी अगर ध्यान रखे, तो ये प्रॉपरली क्या होगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बहुत जगह ऐसे थे, जो मैं अभी कह रहा था, मैं मीनवाइल भूल गया था, ठीक है, कि डैम के कंस्ट्रक्शन पे लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन मार्क उठाए। ऑन वन साइड यू आर सेइंग दैट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, we will protect our flora and fauna, and on other side you are depleting environment on the name of development, for the sake of development. Why this contradictory statement? ठीक है, पेड़ काटने गए, चिपको आंदोलन सुना है? यस सर। सुंदरलाल बहुगुणा, अपीको मूवमेंट, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब क्या है? ये सब कम्युनिटी ने वॉइस रेज किया है, ठीक है, अगेंस्ट प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्स। बहुत सारे जगह भी आप पढ़ोगे जहाँ पे कम्युनिटी खुद से ये कह रहे हैं कि वी आर इम्प्लीमेंटिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, we don't require anyone else to implement over here. अलवर में आपको दिख जाएगा, अलवर में भैरव दाव, उन्होंने एक सेंचुरी खुद से बना दिया है, ठीक है, सेंचुरी आप वहां पे उन्होंने खुद बनाया है, भैरव धाकव सेंचुरी, दिख रहा है आपको? 5 villages अलवर के district has declared 1200 hectares of forest as the Bhairav Dakhav sanctuary, declaring their own sets of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachment. समझ में आ रही है बात, कैसे कम्युनिटी ने यहाँ पे वाइटल रोल किया है? हिमानी, ज्योति, अक्षय। यस सर। Yes, sir. ओके, लोकल एरियाज में देखते हैं कम्युनिटी कंजर्वेशन में, लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स along with government officials, recognizing that only this will secure their long term livelihood. Sariska Tiger Reserve राजस्थान में है, villager have fought against mining by citing Wildlife Protection Act. माइनिंग कर रहे थे विलेजर्स, वहां पे खड़े होकर why you are doing mining over here, Wildlife Protection Act है, आपको पता नहीं है? समझ में आ रहा है कि कितना जो है कि जागरूक है जनता, कम्युनिटी कितना अच्छा रोल प्ले कर रही है। तो नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में गवर्नमेंट तो कहता है, बट सबसे बड़ा रोल किसका है? कम्युनिटी का है। अगर कम्युनिटी इज टेकिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेटिंग इन ओवरऑल कंजर्वेशन प्रोसेस, then you will find that conservation will obviously be fruitful, will have positive result, क्योंकि वहां पे कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी पीपल्स आर लिविंग हियर एंड देयर, वो तुरंत देखेंगे, तुरंत उसको रोक देंगे। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. यस सर। In many areas, villagers themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government involvement. Government involvement को explicitly क्या करते रहे, वो reject कर रहे हैं। So this is how they are looking for sacred groups. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है sacred groups के बारे में, कि हम क्या करते हैं, उनको डिवाइन मानते हैं, some plants को, trees को, ओके, और उसको अर्लियर उसके अपने ओरिजिनल फॉर्म में रखना चाहते हैं, पूजनीय होता है, सैक्रेड, ठीक है, गॉड गॉडेसेस पे तुलना की जाती है, ओके। जैसे कि यू विल फाइंड, और ये बहुत पहले से हो रहा है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म में फिर से हम लोग चलते हैं, वहां पे गुंडाधुर इन सब के बारे में पढ़ा था आपने, मेथनार विलेज,
कैसे वहां पे फॉरेस्ट में वो खुद से पूजा करते थे, माउंटेन्स की पूजा, रिवर्स की पूजा। ये तो आप जानते हो, इंडिया की हिस्ट्री है, ये तो बेसिक चीज है, यस जानते हैं सर। आप सब। Yes, sir. तो मुंडास थे, द मुंडास एंड द संथल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ। महुआ की पूजा होती है, जिसको बासिया लैटिफोलिया कहा जाता है। कदम की पूजा की जाती है। देखो देखो, यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है इसे, एंथोकैफलस कदम, बासिया लैटिफोलिया। मुंडा संथल महुआ और कदम की पूजा करते हैं। और ट्राइबल ऑफ उड़ीसा एंड बिहार, वो किसकी पूजा करते हैं? टामरिंड और मैंगो की। ठीक है, इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इवन और वेडिंग्स वगैरह में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आप देखते हो यहाँ पे अभी नवरात्रि वगैरह आ रही हैं, नवरात्रि में आप देखते हो कि क्या लगता है, आम के पत्ते का इस्तेमाल होता है क्या? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर, होता है। होगा आम सर। के पत्तों का इस्तेमाल होता है ना। फिर जब कोई कथा वगैरह होता है तो उसमें बनाना के पेड़ों का इस्तेमाल होता है, पत्तों का होता है, बृहस्पति यस भगवान के सर। लिए। तो कुछ इस तरीके से, मतलब यस इसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, उनको सैक्रेड बना के भगवान का दर्जा देके। तो इससे अगर भगवान का ही दर्जा दे दिया गया तो क्या उसको, उसका डिफॉरेस्टेशन की कटिंग की जाएगी? उस पेड़ की जाएगी? जैसे नीम का पेड़ क्या है, सर? नीम, उसकी कटिंग की जाएगी अगर भगवान का दर्जा दे दिया गया तो? नो सर। नहीं की नो जाएगी। सर। सर अब लेकिन जैसे जिसको नीम, नहीं पता है सर, वो तो डिफॉरेस्टेशन करेगा ही। हाँ, बट जिनको नहीं पता है उनकी बात है ना। बट मेजोरिटी को क्या पता है? पता है। वो तो जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी जानती है, तो वो वैरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या करता है? वैरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नीम का पेड़ है, देखो उसका भी जो है क्या होता है, उनकी भी पूजा होती है नीम के पेड़। और इसका साइंटिफिक रीजन भी है, साइंस साइंस भी इसमें देखता है कि भाई वाई पीपल आर वर्शिपिंग। तो नीम का पेड़ का अपना एक जो है क्या है, वैल्यू है। वो क्या है, कैसे है, आई थिंक आपके बॉटनी वाले सर आपको क्लियरली इसको समझाएंगे। मैंगो का, नीम का, पर्टिकुलर नीम का, बनियन ट्री। फिर उसके साथ साथ आप देखो एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे कि आपके देखो कई सारे टेम्पल्स हैं तो उसमें आपको मंकी बहुत सारे मिल जाएंगे, यस सर। मंकी यस मिल सर। जाते हैं। और कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे आपको माउस कई सारे मिल जाते हैं, पिकॉक, यस सर। माउस, है ना। तो इस तरीके से एनिमल्स को भी जो है कि इम्पोर्टेंस दी जाती है, टेम्पल डिवोटीज माना जाता है। बिश्नोई विलेज राजस्थान में हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग देखे जाते हैं, चिंकारा, नील गाय, पीकॉक, दे आर सीन एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नोबडी हार्म्स देम, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। लंगूर, मकाका, लंगूर भी देखे जाते हैं मेनी टेम्पल्स के सामने। दीज आर वेज टू विच वे प्रोटेक्ट, ओके, वाइल्ड लाइफ। ये कम्युनिटी का है। तो शॉर्ट नोट्स, हालांकि आपके सीबीएसई में तो नहीं आएगा, बट यस, इसमें जो स्पेसिफिक रीजन था आपका अलवर वाला, ठीक है, वो वाला याद रखना आप, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो मैंने अभी आपको अंडरलाइन करा, यहाँ से क्वेश्चन एनटीएससी में आ सकता है ना। सरिस्का नेशनल टाइगर रिजर्व, ये भी एनटीएससी में आ सकता है। यही सारे पॉइंट्स हैं जो आपको अलग से करने हैं। ठीक है, ओके सर। ये सब याद करना है, सेपरेटली एक कॉपी में लिखो और याद कर जाओ। अब इसके बाद देखो चिपको मूवमेंट की बात आ गई, फेमस मूवमेंट चिपको मूवमेंट, है ना। फिर उसके बाद आई थिंक चिपको मूवमेंट आप जानते हो, सुंदरलाल बहुगुणा। फिर इकोलॉजिकल फार्मिंग के बारे में बात आई, फार्मिंग से भी जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बीज बचाओ आंदोलन, नवदन्य, ठीक है, इसमें क्रॉप को कैसे डाइवर्सिफाई करना है और कैसे बिना सिंथेटिक केमिकल से हमें क्या करना है, कल्टीवेशन करना है, वो बताया गया है। हम जब HYV सीड यूज कर रहे हैं और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, लैंड पे तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है। एसिड, आपने पढ़ा होगा ना, एसिड सर वाटर लॉगिंग बढ़ रहा है।
एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा होगा, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे ओवर इरिगेशन से क्या प्रॉब्लम हो रही है, लैंड डिग्रेड हो रहा है। फिर आपने पढ़ा यस होगा सर। कि HYBC से ज्यादा जो है यूरिया कंजप्शन ज्यादा होता है, यूरिया ज्यादा लगता है, उस यूरिया का वो यूरिया हमारे लीचिंग हो बॉडी रही पे है। इम्पैक्ट पड़ता है, बॉडी का पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, पर्टिकुलरली किडनी पे पड़ता है। आपने पढ़ा है यूरोटेलिक, यूरोलैक्टिक, ये सब कुछ पढ़ा है? यस सर, यूरोटेलिक का मोनोटेलिक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेस्ट होते हैं। हाँ, वेस्ट होते हैं। किडनी प्यूरिफाई करता है ब्लड को, यूरिया को एज अ वेस्ट निकालता है यस सर। है ना। तो वो उसमें अगर जब यूरिया कंटेंट ज्यादा होगा तो उसका काम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ज्यादा काम मतलब फेल्योर। प्रेशर ज्यादा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो किडनी पे ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है भाई। हाँ, तो प्रेशर पड़ रहा है तो इसीलिए लोग डायलिसिस पे जाते हैं। डायलिसिस ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल किडनी। यस सर। डायलिसिस को आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है, और इंडिया में हर साल लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग जो है डायलिसिस पे जा रहे हैं। कॉज क्या है? HYBC फर्टिलाइजर। तो यही सारी सर चीजें हैं जी। हाँ, सक्सेस रेट होता है अच्छा, मतलब डायलिसिस का सक्सेस रेट हाई होता है लो होता है? हाई लो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है। ठीक है, और उसमें प्रिकॉशंस वगैरह लेने पड़ते हैं डायलिसिस में, पेन बहुत होता है, और यस सक्सेस रेट उसको ओवरऑल कंपेयर नहीं कर सकते, बट यस कहीं ना कहीं अगर डायलिसिस पे आ गए तो एक थ्रेट तो लाइफ पे आ ही जाता है। बट अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं अपनी डेली डाइट को, प्रिकॉशंस ले रहे हैं नहीं, सारी चीज़ें मायने रखती हैं। ठीक है, आज के डेट में ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, और लोगों को कहीं ना कहीं जो है इससे बचने के लिए क्या करना है, जो जो ये ग्रेन्स हैं उस पर डिपेंडेंसी कम करनी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ज़्यादा खाना। ठीक है, ओके सर। यस सर। किसी का डाउट है और कुछ? नो सर। नो No, sir. We have completed this chapter। ठीक है, 1-2 पैराग्राफ है, we will discuss this in next class, है ना। जॉइंट फॉरेस्ट है, और we will discuss। आप लोग DPP एक बार कर लेना, 2 DPP आई थिंक में होगी इसकी। DPP में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे ऐसे कह रहा हूँ ना, NTSC तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, वहाँ पे भी लिख लेना, और जो मैंने कहा है NTSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एक नोट पे उसके नोट्स बना लेना और मेल कर। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू। गुड नाइट सर। बाय सर। गुड गुड नाइट। नाइट सर।